बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तारीख इस्लाम में हम सुल्तान रुकनुद्दीन बबरस की 22 नंबर किस्त में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, मुद्दीउद्दीन का सर्दी के मारे में बुरा हाल हो रहा था। 2 घंटे गुजर चुके थे, बरनाई खान का कुछ पता नहीं चल रहा था। मुद्दीउद्दीन अच्छी तरह जानता था कि बरकाई खान गैर जिम्मेदार शख्स नहीं है, ना ही वो कोई ऐसा मजाक इसके साथ कर सकता था। अगर इसने मजाक भी किया है तो सर्द तरीन मौसम में इससे भी तकलीफ हो रही होगी। मुद्दीउद्दीन ने दोनों हथेलियां रगड़ कर गर्म की। सर्दी इसके जिस्म में सरियत कर रही थी, मगर वो फिक्रबंदी के आलम में इसे फरामोश किए हुए था। अचानक इसे दूर झाड़ियों में सरसराहट की सुनाई दी। वो तेजी से संभल गया। जब सरसराहट सुनाई दी तो वो समझ गया उसमें रोशनी में आंखें फाड़े झाड़ियों की जानब घूर रहा था। अपनी आंखें फाड़े झाड़ियों की तरफ घूर रहा था। एक लम्हे के लिए इसे यूं लगा कि जैसे बरकाई खान वापस लौट आया हो, मगर दूसरे लम्हे इसे किसी जानवर का ख्याल आ गया। मुमकिन है कोई जानवर वहां आ निकला। अगर भेड़िया हुआ तो वो इससे निपट सकता है। अगर भेड़िया हुआ तो इससे निपट सकता है, मगर सफेद रीछ हुआ तो इसके लिए मुश्किल काम साबित होगा। जंगली जानवर के बारे में सोचते हुए इसे झुरझुरी सी बदन में दौड़ती महसूस हुई और चेहरे पर बेचैनी सी बैठ गई। सरसराहट दोबारा सुनाई दी। इसने इसे वहम समझा, मगर जब दोबारा सरसराहट हुई तो इसका कान खड़े हो गया। इसने पहलू से लंबा सा खंजर निकाल लिया। खैमे के दरवाजे पर इनके नेजे गड़े हुए थे। मुद्दीउद्दीन ने मतात अंदाज में उठकर एक नेजा उखाड़ लिया। नेजा यख हो चुका था, ठंडा हो चुका था, अब पूरी तरह खबरदार था। लम्हा भर दोबारा सरसराहट सुनाई दी। इस मर्तबा सरसराहट ज्यादा करीब थी। मुद्दीउद्दीन ज़हनी तौर पर पूरी तरह किसी भी नागहानी आफत के निपटने के लिए तैयार हो गया था। अचानक झाड़ी पूरी तरह तरफ से खिसकती चली गई और इसमें से एक देव हैकल साया बरामद हुआ। साया को यूं बरामद होते देखकर मुद्दीउद्दीन की लम्हा भर के लिए अपनी सांस रुकते महसूस हुई। इसने तेजी से खुद को संभाला। वो साया बड़ा अजीब सा था। इसका सर 3 गुना बड़ा दिखाई दे रहा था और वो 2 पैरों पर चल रहा था। मुद्दीउद्दीन समझ गया कि ये कोई बड़ा सफेद रीछ ही हो सकता है, मगर इसकी रंगत सफेद नहीं थी। सफेद रीछ चाहे जैसी जिसामत के भी हों, इनकी सफेद रंगत दूर से ही इनकी पहचान करा देती है। मुद्दीउद्दीन ने नेजा इसकी जान बिल्कुल सीधा कर दिया। वो साया आहिस्ता आहिस्ता इसकी जान बढ़ रहा था। जूं ही वो करीब पहुंचा तो मुद्दीउद्दीन हमला करने के लिए चाकू बंद हो गया था। अरे अरे, हमला न कर देना। एक चहकती हुई आवाज इसके कानों में पड़ी। एक गहरा सांस सीटी की आवाज निकालता और इसके होंठों से खारिज हो गया। वो कोई और नहीं था, बरकाई खान ही था, जिसके सर पर लकड़ियों का एक बड़ा सा गट्ठा लदा हुआ था। इसने खैमे के करीब ही वो गट्ठा फेंक दिया। तुम कहाँ चले गए थे? मैं इतनी देर से तुम्हारे इंतजार में यहाँ बैठा परेशान हो रहा था, मुद्दीउद्दीन ने पुरशक वाले लहजे में कहा। अभी ठहर, दम भर सांस लेने दो, वो भी मैं बताता हूं, बरकाई खान ने हाथ का इशारा करते हुए कहा। इसके कंधे पर भी कुछ दिखाई दे रहा था। जब इसने वो शायद कंधे से उतारी तो मुद्दीउद्दीन ने देखा वो एक औसत हसामत का जानवर था और वो खून से लथपथ था। बरकाई खान ने खैमे के पास पड़े पत्थर तेजी से चलना शुरू कर दिए। मुद्दीउद्दीन इसका मकसद कुछ समझ गया था। इसने आगे बढ़कर इसके काम में हाथ बटाने शुरू कर दिया। दोनों ने मिलकर दायरे की शक्ल में पत्थर जोड़ दिए। इस काम से फारिग होकर बरकाई खान ने लकड़ियां इस दायरे में डाल दी। इन पर शराब की बोतल खोलकर उंडेल दी। लकड़ियां बिल्कुल खुशक थी, जिन पर मुद्दीउद्दीन को भी हैरत थी। जब लकड़ियों को आग दिखाई गई तो वो तेजी से भड़क उठी। आग का बड़ा सा पलाव आसमान से बातें करने लगा। खैमे के अतराफ में आग की तेज रोशनी फैल गई।
मती उद्दीन को ऐसा लगा जैसे दिन निकल आया। बरकाई खान ने खामोशी से इस जानवर को सीधा किया और खंजर से इसकी खाल उतारने लगा। आग की रोशनी में मती उद्दीन ने देखा वो बड़ा अजीब सा जानवर था। देखने से वो मेंढा लगता था, मगर इसके बदन पर लंबे लंबे बाल मौजूद थे। बाल भी कुछ ऐसे थे जैसे कि किसी ने गूंद कर इसकी सुई मोटी लिट्टें बना दी, सुई से मोटी लिट्टें बना दी। ये क्या चीज है? आज से पहले मैंने इसे नहीं देखा। मती उद्दीन ने सवाल किया। इसे याब कहते हैं। बरकाई खान बोला, ये याब जानवर है, अमूमन पहाड़ों की चोटियों पर पाया जाता है। इससे बुलंदी की जान चढ़ने की आदत होती है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब बच्चे की तरफ से देखता है तो गहराई देखकर इसका दिल दहल जाता है और ये इसी खौफ में मजीद ऊपर चढ़ता रहता है। इसी तरह ये चोटियां सर कर लेता है। मुझे तो ये मेंढे जैसा लगता है। मती उद्दीन ने कहा। वो अजीब निगाहों से इसे देख रहा था। तुम्हारा ख्याल ठीक है, मैंने भी सुना है ये मेंढे की खानदान से ही है। बरकाई खान ने इससे बातें करने के साथ साथ इसकी खाल उतारने में मसरूफ था। ये नहीं, तुम्हें अचानक शिकार पर निकल जाने की क्या सूझी? मैं यहाँ अलग परेशान रहा कि कहीं तुम्हें कोई हादसा न पेश आ जाए। मती उद्दीन ने मुंह बसोर कर पूछा। इसकी बात सुनकर बरकाई खान के दांत निकल आए। मेरा इरादा शिकार का नहीं था, मैं तो इन झाड़ियों में लकड़ियां चुनने गया था। रात को अगर आग जला दी जाए तो खैमा महफूज हो जाता है। जंगली जानवर आग की रोशनी देखकर दूर ही से भाग जाते हैं। मैं अभी लकड़ियां चुन रहा था कि मेरी नजर इस पर जा पड़ी। मैंने इस पर छलांग लगाई तो ये मेरे हाथों से फिसल कर निकल गया। मुझे हाथों से शिकार निकलता देखकर जोश आ गया। फिर कहा, क्या था? फिर क्या था? ये आगे आ गया और मैं इसका तवक्का में ये चौकड़ियां भरता हुआ काफी दूर निकल गया था, इसलिए मुझे देर हो गई। मैं तो समझा था कि तुम दिन भर की थकान की मतहत गहरी नींद सो रहे होंगे। बरकाई खान ने इसकी खाल उतार कर एक जानब फेंकते हुए, जानते हो, याक की खाल सबसे ज्यादा कीमती है समझी जाती है। मंगोल इस खाल को अपने सरदारों को पेश करके इनामात हासिल करते हैं। याक की खाल में ऐसी कौन सी मुनफरादत पाई जाती है? मती उद्दीन ने हैरत से पूछा। ये खाल बर्फ पर रहने वाले तमाम जानवरों की खाल से ज्यादा गर्म होती है। बाघ याक अपनी इसी खाल के बैस तो पहाड़ी की चोटी पर भी जिंदा रहता है। देखो कितनी हैरत की बात है कि याक सर्दी से नहीं बल्कि भूख से मर जाता है। चोटी पर इसे खाने को कुछ नहीं मिलता, वो अपनी फितरत के बैस नीचे नहीं आ पाता। बरकाई खान खुद ही अनसने लगा। मती उद्दीन याक की जानब तकता रहा। चंद लम्हों में बरकाई खान ने याक का पेट चाक कर दिया। अंतड़ियां वगैरह निकाल कर याक को अच्छी तरह साफ करके बाद में इसे एक लंबे से बांस में धागे की तरह परो दिया। इसने मती उद्दीन के इशारा किया तो मती उद्दीन ने आगे बढ़कर बांस एक किनारे से पकड़ा और इस तरह दोबारा इसने मती उद्दीन को इशारा किया तो मती उद्दीन आगे बढ़कर बांस का एक किनारे से पकड़ा और इसे आग के सामने एक बड़े चौपान पर लटका दिया। ये चौपान शाम को ही बरकाई खान ने खैमा काटते वक्त बना ली थी। चलो अब खैमे में चलते हैं। बरकाई खान ने हाथ मिलते ही कहा। वो दोनों खैमे में चले गए। फिर आग की हिद्दत से खैमा अंदर से भी गर्म हो रहा था। बरकाई खान ने अपना कंबल निकाला और लेट गया। मती उद्दीन ने इसकी जानब देखकर दिल में सोच रहा था कि पहाड़ों पर रहने वाले ये मंगोल इतना अरसा तहजीब और तमद्दन से कैसे रह पाते हैं। इनका तर्ज हयात कठिन मरहलों में मजर था। सहूलियात और आसाइश इनके वहमो गुमान में नहीं थी। वो इन्हीं ख्यालों में गमगन जाने कब नींद की आगोश में उतर गया। वो जानता था कि सुबह तक याग भी भून कर तैयार हो जाएगा खाने के लिए। तो दोस्तों इसके साथ इजाजत चाहते हैं। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।